पिता के हत्यारे उदय सिंह ने कुछ समय तक मेवाड़ की राजगद्दी को तथा बाप्पा रावल के पवित्र सिंहासन को कलंकित जरूर किया था। उदय सिंह के समय में मेवाड़ को राणा कुंभा जी की मेहनत, वीरता और बुद्धि बल से जो गौरव प्राप्त हुआ था, उसका बहुत ही पतन हुआ। परंतु चित्तौड़ के राजपूत मुसलमानों के समान नहीं थे, जिन्होंने अपने पिता को कैद करने वाले और भाइयों की हत्या करने वाले औरंगजेब का साथ दिया था। राजपूत अपनी मातृभूमि की हालत देखकर दुखी हो गए और महाराणा कुंभा जी के पुत्र कुमार रायमल ने उदय सिंह से चित्तौड़ को अपने हाथ में ले लिया। उदय सिंह मुसलमान बादशाह से सहायता के लिए प्रार्थना करने दिल्ली गया और बादशाह को सहायता के बदले में अपनी बेटी की शादी करने का वचन भी दिया। परंतु परमात्मा को मंजूर नहीं था कि सिसोदिया वंश को कलंक लगे, बाप्पा रावल का पवित्र वंश अपवित्र हो, चित्तौड़ की मान मर्यादा नष्ट हो जाए। उदय सिंह जैसे ही बादशाह से अपनी बेटी देने का वचन देकर चला, वैसे ही उस पर बिजली गिर गई। जैसे परमात्मा ने मेवाड़ के राणाओं की इस प्रतिज्ञा की रक्षा की कि हम कभी अपनी बेटी मुसलमान बादशाहों को नहीं देंगे। यह कहावत ठीक ही है। जो धर्म की रक्षा करता है, उसके साथ परमात्मा भी होते हैं। राणा रायमल के समय में भी मेवाड़ अपने पूरे उत्थान पर था, पर भारतवर्ष के ऊंचे आदर्श बहुत बदल चुके थे। आपसी फूट ने राणा रायमल के 3 पुत्रों के दिलों में भी जगह बना ली थी, जिसके कारण उस समय मेवाड़ की विशेषता उन्नति नहीं हो सकी। इतिहासकारों ने ग्रीस देश के कुछ घटनाओं को बहुत बढ़ा चढ़ाकर लिखा है, परंतु भारतवर्ष के इतिहास में एक से बढ़कर एक घटनाएं हुई हैं। यदि रोम को ब्रूटस पर गर्व है, तो आज भी भारत माता का माथा राणा रायमल के कारण ऊंचा है। यदि ब्रूटस ने अपने पुत्र को न्याय की रक्षा करने के लिए मृत्यु दंड दिया, तो राणा रायमल ने न्याय और धर्म की रक्षा के लिए अपने पुत्र के हत्यारे को सोने के कड़े और बरनौर का राज्य इनाम में दिया। इंग्लैंड के एक राजकुमार को एक जज के जेल का दंड देने पर अंग्रेजी इतिहासकारों ने इंग्लैंड के उस समय के राजा की मुक्त कंठ से प्रशंसा की, परंतु राणा रायमल ने अपना कलेजा पत्थर से भी भारी और कड़ा करके अपने प्यारे पुत्र के हत्यारे के प्रति जो असीम उदारता प्रकट की थी, उसकी इतिहास में नाम मात्र की चर्चा भी नहीं है। राणा रायमल के बाद संग्राम सिंह जी ने चित्तौड़ के राज सिंहासन को सुशोभित किया था। यथा नमस्तथा गुणः, जैसे संग्राम सिंह जी का नाम था, वैसे ही अलौकिक उनके गुण थे। वास्तव में संग्राम सिंह ही थे। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में समय समय पर अपनी अलौकिक वीरता का परिचय देकर सारे राजस्थान को मुग्ध कर लिया था। उनके समय में सारे राजपूत सामंतगण एक ही जीत के झंडे के नीचे इकट्ठे हुए थे। भारतवर्ष के लिए वह विलक्षण समय था। दिल्ली के राज सिंहासन के लिए मुसलमानों के बहुत सारे वंशों में आपसी झगड़े हो चुके थे। तुगलक, सैयद खिलजी, लोदी और अनेक मुसलमान वंश तथा महाराज पृथ्वीराज राजधानी इंद्रप्रस्थ दिल्ली में अपनी लीला दिखा चुके थे। उस समय तक राजपूतों ने राष्ट्र क्रांति का साथ नहीं दिया था। उन्होंने दिल्ली के बादशाह की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। उस समय तक राजपूत लोग सोने चांदी के लालच में अपनी जन्मभूमि की स्वतंत्रता बेचने के लिए तैयार नहीं हुए थे। उस समय तक राजपूताने के क्षत्रिय वीरों ने देशद्रोही होने का टीका अपने माथे पर नहीं लगाया था। 16वीं शताब्दी के आरंभ में जिस समय संग्राम सिंह राणा सांगा मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे थे, उस समय इब्राहिम लोदी दिल्ली का बादशाह था। उसी समय मुगल राज्य की जड़ जमाने वाले बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था। बाबर दूसरे आक्रमणकारियों के समान केवल धन दौलत लूटने की ही इच्छा नहीं रखता था, बल्कि उसकी महत्वाकांक्षा अपने राज्य की जड़ जमाने और उसके विस्तार करने की थी। लोधी वंश का सौभाग्य सितारा उस समय डूब चुका था। पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और बाबर में युद्ध छिड़ गया। इब्राहिम लोदी की हार हो गई और बाबर जीत गया।
बाबर ने लोदी वंश पर जीत प्राप्त करते ही अपने राज्य की विस्तार करने की कोशिश शुरू कर दी। इधर राणा संग्राम सिंह भी बाबर की करतूतों से वाकिफ थे। जब उन्होंने देखा कि इस समय जरा भी निश्चिंत रहने से सारे हिंदू राज्य यवनों के पैरों तले कुचल जाएंगे, तब वे बाबर से लड़ने के लिए तैयारियां करने लगे। पहले युद्ध में बाबर राणा सांगा से हार गया और मुगल सेना के छक्के छूट गए। राजपूत सेना की वीरता देखकर मुगल सेना बहुत हताश हुई, परंतु बाबर उन लोगों में से नहीं था जो असफलता प्राप्त होने पर निराश के सागर में डूबने लगता अथवा हतबुद्धि होकर अपने उद्देश्य से मुंह मोड़ लेता। पहली बार युद्ध में असफल होने पर उसने फिर युद्ध करने की ठानी। राणा सांगा जी भी सच्चे क्षत्रिय वीर की तरह बाबर से मुकाबले को आगे बढ़े। जानते हैं कि इस देश का भाग्य क्यों फूटा और अनेक वीर लालों के होते हुए भी हमारी भारत माता के पैरों में पराधीनता की बेड़ी कैसे जकड़ दी गई थी? इस देश के अनेक कुल कलंक और भारत माता के अपने कपूतों के कारण ही। जिस समय राणा सांगा बाबर से मुकाबले के लिए आगे बढ़े, उसी समय बाबर ने संधि का प्रस्ताव रख दिया। राणा सांगा की ओर से रायसेन का राजा सलहदी तोमर संधि की बातचीत करने लगा और वह विश्वासघाती देशद्रोही सलहदी तोमर बाबर से मिल गया, जिससे दूसरे युद्ध में राणा सांगा हार गए। इस युद्ध के थोड़े दिनों बाद ही राणा सांगा जी परलोक को सिधार गए, जिससे हिंदू जाति विशेषता राजपूतों की, मेवाड़ के क्षत्रिय वीरों की सारी आशाएं मिट्टी में मिल गई। राजपूत जाति और मेवाड़ भूमि अनाथ हो गई। राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ राज्य में बहुत उलटफेर हुआ। राणा सांगा के बाद उनके दो बेटे रतन सिंह और विक्रम आदित्य ने बारी बारी से कुछ वर्षों तक राज्य किया था। रतन सिंह वीर थे। उन्होंने अपने पिता के राज्य में से एक अंगुल जमीन भी बाबर अथवा मालवा के बादशाहों के हाथ में नहीं जाने दी। किंतु वीर होने के साथ ही रतन सिंह कुछ उजड़ू और क्रोधी भी थे। इसी कारण बूंदी के राव सूरजमल को एक घरेलू झगड़े के कारण मारकर खुद भी उन्हीं के हाथ से मारे गए। विक्रमादित्य में वीरों की योग्य कोई गुण नहीं था। गुजरात के बादशाह ने दूसरी बार चित्तौड़ को विध्वंस किया था। उस समय राजपूत भोग विलासी और डरपोक राजा की अधीनता के अभ्यासी नहीं थे। विक्रम आदित्य अपने क्षत्रिय वीरों को किसी तरह से प्रसन्न नहीं कर सके, बल्कि उल्टा उन्होंने अपने कामों से अपने राजपूत सरदारों को नाराज कर दिया, जिससे मेवाड़ के सरदारों में अनबन हो गई थी। घर की फूट से दुश्मनों को लाभ उठाने का अवसर मिल जाता है, इसलिए इस फूट से चित्तौड़ को हमेशा के लिए अपने अधीन करने से मालवा और गुजरात के मुसलमान बादशाह नहीं चूके और दोनों ने मिलकर मेवाड़ को बांट लेना चाहा था। परंतु विक्रमादित्य से नाराज होने पर भी राजपूत वीरों ने चित्तौड़गढ़ की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और चित्तौड़ से दूसरा शाका हुआ। कुछ दिनों के लिए चित्तौड़गढ़ उस समय मुसलमानों के हाथ में चला गया, परंतु राजपूत वीरों ने किसी न किसी तरह से उसको फिर वापस ले लिया। राणा विक्रमादित्य को राजगद्दी से हटाकर बनवीर को गद्दी पर बैठाया और यह तय किया गया कि जब तक उदय सिंह बड़े ना हो जाएं, तब तक बनवीर राज्य करे। बनवीर पृथ्वीराज का दासी पुत्र था। इसकी इच्छा थी कि उसके रहते हुए चित्तौड़ की राजगद्दी पर कोई और नहीं बैठे, इसलिए पहले उसने विक्रमादित्य की हत्या की और बाद में उसने पुत्र उदय सिंह को भी मार डालना चाहा। बनवीर के ऐसे खराब विचार को देखकर उदय सिंह की पन्ना नाम की धाय ने राजपुत्र चित्तौड़ के उत्तराधिकारी भावी राजा की रक्षा करने की ठानी। पन्ना धाय ने उदय सिंह की रक्षा के लिए जो कुछ किया था, उससे उसका नाम इतिहास में हमेशा के लिए सुनहरे अक्षरों में अंकित हो गया। अपने स्वामी और राजपुत्र की रक्षा के लिए उस अबला ने अपने आत्मिक बल का परिचय दिया और जिस तरह अपने दिल को मजबूत करके आत्मत्याग का ज्वलंत उदाहरण पेश किया था, वैसा उदाहरण संसार के इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है। पन्ना ने राजपुत्र उदय सिंह को एक टोकरी में सुलाकर फूलों पत्तों से ढककर एक नाई से कहा
कि इसे आमुख स्थान में ले जाओ और उदय सिंह की जगह अपने प्राणों से प्यारे पुत्र को सुला दिया। जब बनवीर आया तब उसने उंगली का इशारा अपने बेटे की ओर कर दिया। बनवीर ने पन्ना धाई के पुत्र को उदय सिंह समझकर मार डाला। पन्ना की आंखों के सामने उसका दीपक हमेशा के लिए बुझ गया। अपने पुत्र के मारे जाने पर उदय सिंह मारे गए कहकर पन्ना ऊंचे स्वर से रोने लगी। पन्ना को रोते देखकर और उदय सिंह के मारे जाने का समाचार सुनकर रानीवास में हाहाकार मच गया। इस तरह उदय सिंह की रक्षा हुई। मेवाड़ भूमि और चित्तौड़ से बढ़कर कौन सा पवित्र स्थान होगा जहां धर्म और देश की रक्षा के लिए आत्मत्याग के ऐसे उदाहरण मिलते होंगे। पन्ना ने उदय सिंह को बहुत जगहों में छिपाने की कोशिश की और आश्रय देने की प्रार्थना की, परंतु कहीं भी आश्रय नहीं मिला। बनवीर के डर के मारे किसी को भी उदय सिंह को अपने यहाँ रखने की हिम्मत नहीं हुई। बहुत स्थानों में आश्रय के लिए भटकती हुई पन्ना कमलमीर में पहुंची और कुंभर मेरू दुर्ग के अधिपति जैन धर्मावलंबी आशाशा से आश्रय मांगा। अपनी मां की आज्ञा से आशाशा ने उदय सिंह को अपने यहाँ शरण दी और अपना भांजा कहकर उदय सिंह का पालन पोषण करने लगा। जैसे जरा सी भी चिंगारी रुई के ढेर में नहीं छुप सकती, वैसे ही धीरे धीरे उदय सिंह प्रकट होने लगे। सभी को पता चल गया कि संग्राम सिंह के वंशधर जिंदा है। उदय सिंह का पता लगते ही कमलमीर ने अनेक राजपूत इकट्ठा होने लगे। आशाशा उदय सिंह को मेवाड़ के सरदारों के हाथ में देकर निश्चिंत हो गए। सारे सरदार कमलमीर दुर्ग में उदय सिंह के रज टीका लगाकर अत्याचारी बनवीर को वप्पा रावल के राज सिंहासन से हटाने की तैयारियां करने लगे। बनवीर के अत्याचारों की सीमा समाप्त हो चुकी थी। सरदारों के डर से बनवीर मेवाड़ छोड़कर दक्षिण की ओर भाग गया। सन 1542 में बप्पा रावल की राजधानी चित्तौड़ पर उदय सिंह का अधिकार हुआ। यही उदय सिंह हमारे चरित्र नायक प्रताप सिंह के पिता है। यह भाग यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे महाराणा प्रताप का जन्म। तब तक के लिए धन्यवाद।